Hello student, welcome to Smart Classes Institute. My name is Pranav Garg, your mentor of physics. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रेन पावर एग्जाम का जो हम लोगों के इंस्टीट्यूट ने कंडक्ट किया था लास्ट संडे को। तो उसका एग्ज़ाम हम जो लिए हैं उसका पेपर डिस्कशन करने वाले हैं साइंस में फिजिक्स पार्ट का, ठीक है। तो और ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप प्रैक्टिस घर पे दोबारा कीजिएगा और भी क्वेश्चन है उसको भी हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। सो आज का जो क्वेश्चन है जो फिजिक्स पार्ट है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, क्या पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि image show the path of incident object to a concave mirror. सिंपल, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? बियॉन्ड सी। रे डायग्राम बनाए तो भी बेहतर, नहीं बनाए तो भी बेहतर, ये बात याद रहना चाहिए कि यदि बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, बियॉन्ड सी, तो इमेज बनता है सी और एफ के बीच में सी और एफ के बीच में। तो कैसे रे डायग्राम ड्रॉ करें? तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यदि जो लाइन आती है, जो रे आती है, वो मिरर से टकराने के बाद फोकस से मिलती है, और जो ऑब्जेक्ट से रे निकल रही है और फोकस से आ रही है, टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। तो कहां पे टकरा रहा है? यहां पे मीट कर रहे हैं दोनों पॉइंट, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मीट कर रहे हैं, तो यहां पे इमेज बनेगा, इन्वर्टेड इमेज, रियल इमेज, ठीक है। तो बिटवीन सी एंड एफ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो ये है, ये देखिए, ये आ जाइए। क्या है पहला? द मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस इज नेगेटिव वैल्यू। इमेज कैसा होगा? यदि मैग्निफिकेशन पहला नंबर नेगेटिव है तो रियल इमेज बनेगा और इन्वर्टेड इमेज बनेगा, दोनों बनेगा। तो रियल भी ऑप्शन है और इन्वर्टेड भी ऑप्शन है। ऑप्शन में यहाँ पे केवल रियल दे दिया है, आपको रियल और इन्वर्टेड दोनों यूज करना है। दिस इज मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट विल बी देयर, बट आप कोई एक भी दे देंगे तो आंसर आपको सही मिलेगा, ठीक है। और वैसे दोनों आपको याद रहना चाहिए कि इन्वर्टेड भी होता है और रियल भी होता है। दूसरा चीज, एसर्शन रीजनिंग से एक सवाल पूछा गया है। क्या पूछा गया है? टंगस्टन मेटल इज यूज टू मेकिंग द फिलामेंट ऑफ इनकैंडेसेंट लैम्प। एसर्शन का सवाल है। रीजन क्या कहता है? द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज वेरी लो। पहला नंबर कि जो फिलामेंट बनता है कोई भी चीज का, वो टंगस्टन का ही बनता है, चाहे बल्ब का हो चाहे किसी भी चीज का हो, वो टंगस्टन से ही बनाते हैं, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ज्यादा हाई होता है। यदि मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं होगा तो टंगस्टन से जो फिलामेंट बनाते हैं वो कम टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे टूट जाएगा, इसलिए हम हाई बनाते हैं मेल्टिंग पॉइंट। बट तो यहाँ पे पूछा है रीजन क्या? टंगस्टन इज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। सो एसर्शन इज correct but reason is false, so option C is correct, option C is correct। assertion आपका ट्रू है और रीजन आपका गलत है। क्यों? क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इधर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या? Why the coil of electrical toaster and electric iron made of alloy, alloy लिख दिया यहाँ पे, alloy, ठीक है, rather than pure metal। बहुत सारा कारण हो सकता है, बट बेसिक कारण क्या है कि रेजिस्टिविटी ज्यादा होना चाहिए। एलॉय का रेजिस्टिविटी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्योर मेटल, क्योंकि रेजिस्टिविटी ज्यादा होता है और कंडक्टिविटी कम होता है, ठीक है। रेजिस्टिविटी ज्यादा होता है तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होने की वजह से जो हीट है वो ज्यादा मिलेगा आपको। H बराबर क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं? I स्क्वायर आर टी। जिसका ज्यादा करेंट, जिसका जितना ज्यादा रेजिस्टेंस, सो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो पहला कारण इन्होंने क्या लिखा? पहला कारण इन्होंने लिखा, ध्यान से देखिएगा, यहां आइए। The coil of electric toaster and electric iron made of alloy rather than pure metal because of the resistivity of the alloy is much higher than
प्योर मेटल, रेजिस्टिविटी ज्यादा होता है। दूसरा क्या बोला, एलॉय डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन इजीली इवन द हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे भी इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता, इसलिए हम यूज करते हैं। और तीसरा हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो जितना भी आप पॉइंट वाइज उसको लिखेंगे, ध्यान से सजा करके लिखेंगे, वो आपको बेहतर रहेगा। सो एलॉय जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, या उसका जो ऑक्सीडेशन होता है वो हायर टेम्परेचर पे भी नहीं होता, इजिली नहीं होता है ऑक्सीडेशन, इसलिए भी यूज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, याद रहना चाहिए, इसको रिवाइज करना है। व्हाट इज मीन बाय द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। 1 वोल्ट का मतलब होता है कि यदि आप 1 जूल का वर्क कर रहे हैं, किसको, 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कराने के लिए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं 1 वोल्ट। अब आप एक और बात आपको बोलता हूं, मैं जब पढ़ा रहा था आप लोगों को क्लासेस में, या आपको बताता हूं कभी भी, तो ये बात बताता हूं, एक चीज होता है जिसको हम बोलते हैं ईएमएफ। क्या बोलते हैं, ईएमएफ, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और वो होता है वर्क डन बाय बैटरी पर यूनिट चार्ज। मतलब चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में ले जाने के लिए बैटरी जितना वर्क करती है उसी को पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ बोलते हैं। अब आप 12th में जाएंगे तो ईएमएफ का 2 चीज आपको एक्स्ट्रा चीज पढ़ने के लिए मिलेगी। पहला बात कि ईएमएफ जो होता है, यहां तो हमको पढ़ना है ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस के जैसा होता है, बट जब आप पढ़ेंगे तो ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा भी होता है, पोटेंशियल डिफरेंस से कम भी होता है। वो बैटरी के अंदर के मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है, जिसको हम बाद में चल के इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस आपको पढ़ना अभी नहीं है, बट इंटरनल रेजिस्टेंस हम पढ़ेंगे बाद में 12th में जाकर के, जिसके वजह से ईएमएफ जो होता है वो ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। और दूसरा नंबर है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट पे भी डिपेंड करता है कि कैसे करंट फ्लो करा रहे हैं, ठीक है। तो ये बात है हमारा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है कि 1 जूल वर्क डन करना पड़ता है यदि 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाते हैं तो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, इधर देखिए, आ जाइए, ये सिंपल सवाल है एकदम, बहुत आसान। कैसे समझेंगे इसको, पहला पूछ रहा है स्नेल्स लॉ क्या है, क्या है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोलते हैं, साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1, या हम इसको लिख सकते हैं म्यू 2 ऑब्लिक 1, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू रिस्पेक्ट टू 1। इसका मतलब होता है कि यदि कोई 2 मीडियम सेपरेटेड है, एक बाउंड्री है 2 मीडियम के बीच का, और लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो जो इंसिडेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंट उसका साइन और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उसका साइन का रेशियो जो होता है वो कांस्टेंट होता है 2 मीडियम के बीच का, ठीक है। ये भी यहां लिखा हुआ है, स्नेल्स लॉ क्या लिखा है, द रिफ्लेक्ट law of reflection state that the ratio of sine of angle incident to the sine of angle of reflection is constant for given pair of media। pair of media मतलब 2 मीडियम के बीच का, ठीक है। and the given color of light is constant is a refractive index of second medium with respect to बहुत सारी चीजें, जैसे आप जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका स्पीड बदल जाता है, उसका वेवलेंथ बदल जाता है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता, फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करता है, इसलिए फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता, ठीक है। तो इसी की वजह से जो वेवलेंथ बदलते हैं, वेलोसिटी बदलते हैं, इसके वजह से हमारा सब कुछ बदल जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है इसकी वजह से। तो ये हमारा स्नेल्स लॉ है। दूसरा सवाल क्या पूछा गया है, when a light ray traveling in the air enters into obliquely into the glass slab, it is observed that the light ray emerges parallel to the incident ray but it is shifted sideways slightly, draw the ray diagram। तो ध्यान से सुनिएगा, जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो टुवर्ड द नॉर्मल हो जाती है, और जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। लाइट खुद ब खुद पहचानती है कि यहां पे जब बाउंड्री से टकराती है तो लाइट खुद ब खुद, वो नेचर है उसका, वो पहचान लेती है कि हमको रिफ्लेक्शन कराना है कि रिफ्लेक्शन कराना है। तो
जैसे ही लाइट आई और इस सरफेस से टकराई, ये डेंसर मीडियम का सरफेस है, जैसे ही टकराई ये पता चल गया इसको ये तो डेंसर मीडियम है, हमको क्या करना चाहिए, टुवर्ड द नॉर्मल मुड़ना चाहिए, तो टुवर्ड द नॉर्मल मुड़ गई। अब जैसे ही यहां आई तो फिर इसको पता चलना चाहिए, पता चला कि यार तो आगे में जो है वो रेयर मीडियम है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएंगे, तो यहां नॉर्मल की तरफ बढ़ गई और यहां नॉर्मल से दूर चली गई। तो ये जो लाइट रे जो ये बाहर निकल रही है, वो लाइट रे जो ये वाला लाइट रे का जो एक्चुअल पाथ है उस पाथ के पैरेलल होता है, बट शिफ्ट कर जाती है। क्या कर जाती है? तो ये रे डायग्राम आपको इस तरह का बनाना था, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपको आपके लिए क्या आया है, आ जाइए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये देखा गया है कि ये आया है आपका, ये एक ट्रक है, उस पे एक कॉन्वेक्स मिरर लगा है, ठीक है। तो ट्रक मान लीजिए ऐसे कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ है एक ट्रक पे, बना दिया, ठीक है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 2 मीटर, 2 मीटर मतलब 2 मीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो फोकल लेंथ कितना होगा 1 मीटर, डन। अब यहां से 10 मीटर दूरी पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, थोड़ा फिगर और इधर बना लेते हैं, एक सेकंड रुकिएगा तो थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा हमको, फिगर बना करके इधर लिखते हैं। सो इधर ये हमारा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मैं यहां लिख लेता हूं, रेडियस ऑफ कर्वेचर है 2 मीटर, तो फोकल लेंथ हो जाएगा 1 मीटर, ठीक है। तो यहां पे मान लीजिए 10 मीटर पे एक ऑब्जेक्ट है, मतलब u बराबर 10 मीटर, यहां से रे गई ऐसे टकराई, टकरा करके ऐसे आई, यहां पे इमेज बनेगा। तो जो हमारा u है वो u कितना है -10 मीटर, f कितना है +1 मीटर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। अब v निकालने का क्या तरीका है, v निकालने का तरीका हम पढ़ा है, u f डिवाइडेड बाय u माइनस f, एंड दिस इज इक्वल टू -10 इंटू 1 डिवाइडेड बाय -10 माइनस 1, एंड दिस इज इक्वल टू v बराबर -10 बाई -11, v बराबर 10 बाई 11। अब सोचिए किधर बन रहा है, एक तो इधर बनेगा 10 बाई 11, ये v का डिस्टेंस है, v 10 बाई 11 मीटर पे। अब इसका पूछा एक और चीज, क्या पूछा है, इमेज, और उसके बाद पूछा है साइज ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज के लिए क्या यूज करते हैं, साइज ऑफ इमेज के लिए यूज करते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन ये बताता है साइज ऑफ इमेज क्या है, तो साइज ऑफ इमेज मैग्निफिकेशन इज -v बाई u, एंड -v इज माइनस कितना v आया हमारा 10 बाई 11, 10 बाई 11 एंड डिवाइडेड बाई u, u इज -10, सो दिस इज इक्वल टू 1 बाई 11, ये हमारा m आया। इसका मतलब ये है कि जो जितना ये आ रहा है ये फ्रैक्शनल में आ रहा है, ठीक है, मतलब ये 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, इसका मतलब इमेज क्या है, डिमिनिश्ड है, इमेज छोटा है तो डिमिनिश्ड है, तो साइज क्या है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट छोटा है, ठीक है। तो ये आपको ऐसे करके बनाना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इधर आ जाइए, ये और सवाल, ये क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पेपर का, ठीक है। एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, AB is a current carrying conductor, the plane of paper is shown in figure, write what is the direction of magnetic field produced by it at a point P and Q। जब भी आपको करंट कैरिंग वायर दिया हुआ है, स्टेट करंट कैरिंग वायर, सर्कुलर करंट कैरिंग वायर नहीं, यदि स्टेट करंट कैरिंग वायर दिया है तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन निकालने का दो तरीका बहुत आसान है, पहला राइट हैंड थंब रूल एंड दूसरा राइट हैंड पाम रूल। यदि राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं तो क्या कहते हैं राइट हैंड थंब रूल, पुट द राइट हैंड थंब along the direction of flow of current and move the curl finger, the motion of direction of curl finger give the direction of magnetic field। दूसरा राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है कि पुट द राइट हैंड थंब along the direction of flow of current, डायरेक्शन ऑफ पाम गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों से कर सकते हैं, जैसे देखो इस तरफ पाम है तो डायरेक्शन किधर हो गया अंदर की तरफ,
या फिर हम कर्ल फिंगर को घुमाएंगे तो भी ये वाला डायरेक्शन कर्ल फिंगर अंदर की तरफ इंडिकेट कर रहा है इस पॉइंट पे। तो करंट कैरिंग वायर के लिए तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है, लेकिन आपको पार्टिकुलर इस पॉइंट पे पूछा है तो पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ऐसे अंदर जाता हुआ टेंजेंशियली दिखेगा, और इधर बाहर की तरफ, क्योंकि पाम रूल में इधर भी दिखा रहा है बाहर की तरफ। ठीक है, थोड़ा सा आज तबीयत मेरा नासाज है, ठीक है, इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है मुझे। तो ए पी तरफ, पी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर एंड क्यू आउट टू द प्लेन ऑफ पेपर। फिर पूछा गया है कि गिवन R1 ग्रेटर देन R2 वेयर द फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज लार्जर, किधर ज्यादा होगा, और ये R1 दिया है और ये R2 दिया है। अब एक सोचिए, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है करंट कैरिंग वायर की वजह से, वो होता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई R। डन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R, मतलब यदि आपका, सॉरी 1 बाई R प्रोपोर्शनल मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम मैग्नेटिक फील्ड होगा। और आपको यहां बोला गया है कि बट जानते क्या है, बट दिया गया क्या है, R1 ग्रेटर देन R2, सो क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट R1 लेस देन मैग्नेटिक फील्ड एट R2। मतलब ये वाला ज्यादा है तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा, और ये कम है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। एक और बात, हम ये बात जानते हैं, करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड, तो जितना हम उसके पास रहेंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ रहेगा। ठीक, तो 33 का 2 नंबर क्या कहता है, हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट डिटरमाइन। यदि आपको किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो सबसे आसान तरीका, यदि कुछ भी नहीं दिया होगा, कुछ भी नहीं दिया हो, ना करंट कैरिंग वायर दिया है, ना करंट कैरिंग लूप दिया है, ना सोलेनॉइड दिया है, ना टोरॉइड दिया है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, आपको बोला गया है एक सिंपल एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए, तो क्या यूज करेंगे, मैग्नेटिक कंपास। दिस इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक कंपास आप यूज करेंगे उस जगह पे। ठीक है, और यदि आपको दिया हुआ है कुछ, तब तो फिर हम जानते कि वो कैसे करना है। डन, तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अब सोचिए क्या दिया है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप नहीं, सबसे पहला नंबर में एक और चीज आपको बताता हूं, दो बात, कि यदि आप करंट कैरिंग लूप लेते हैं तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो होता है वो होता है म्यू नॉट आई बाई 2R। ये आपको पढ़ने के लिए मिलता है, पढ़ाते भी हैं। बट डायरेक्शन कब, आप डायरेक्शन कैसे निकाले, तो डायरेक्शन हम पता कर सकते हैं तब जब उस लूप में करंट का डायरेक्शन पता हो। तो यहां तो उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं किया कि किधर से करंट फ्लो कर रहा है, तो क्या करेंगे, दोनों कंडीशन कंसीडर कर लेंगे और दोनों कंडीशन को लिखेंगे। यही आपका टेस्ट होता है ब्रेन का कि आप करते क्या है, कुछ कुछ बात आपको क्वेश्चन में दिया नहीं रहता, तो आपको दोनों चीज समझना पड़ेगा। नहीं सो यदि आपको नहीं दिया है तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। कैसा, करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, और दूसरे में मान लेंगे करंट का डायरेक्शन किधर है, एंटी क्लॉकवाइज है। और राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, मूव द कर्ल फिंगर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ करंट, थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो कर्ल फिंगर को घुमाओ इधर, किधर डायरेक्शन दे रहा है थंब का, अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, और इसमें घुमाएंगे तो आउटवर्ड द प्लेन ऑफ पेपर, सिंपल, खत्म। यही करना था आपको इसमें, ऐसे ही दिया हुआ है, देखिए द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन बी फाउंड बाय द प्लेसिंग अ स्मॉल मैग्नेटिक कंपास, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग लूप कैरिंग द लूप परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। ये केवल सीधा ऐसे लिख दिए, लेकिन आपको करना क्या है, आपको फिगर बनाना है। करंट कैरिंग लूप में इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होता है, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, मतलब परपेंडिकुलर में ऊपर भी हो सकता है और
इनटू द बी हो सकता है। तो आप दिखा देंगे तो ज्यादा बढ़िया है आपके लिए, बढ़िया फिगर भी बन जाएगा, हम उसको एनालाइज भी बच्चा से कर सकते हैं और सामने वाले को दिखेगा कि ये एनालाइजेशन अच्छा से किया बच्चा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल, केवल फिगर को एनालाइज करना है और समझना है क्या क्या बोलता है। 3 बल्ब हैं, B1, B2 और B3, और 4 एमीटर लगाया हुआ है, A1, A2, A3 और A। डन। और तीनों बल्ब आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? तीनों का रेजिस्टेंस सेम है, तीनों का रेजिस्टेंस सेम है। आइडेंटिकल बल्ब का मतलब होता है रेजिस्टेंस सेम होना और कुछ भी नहीं। ग्लो सेम करेगा ये नहीं करेगा ये बात अलग अलग है, लेकिन आइडेंटिकल का सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसका रेजिस्टेंस सबका सेम है। ठीक है, जब हम पढ़ते हैं बल्ब के बारे में तो बल्ब में हम एक बात पढ़ते हैं, पावर। पावर बराबर होता है V²/R, और ये होता है डिजाइन वैल्यू। यहां से हम पावर निकालते हैं कि उसका कितना पावर दिया हुआ है, या फिर हम निकाल सकते हैं कि उसका रेजिस्टेंस कितना है, तो रेजिस्टेंस निकालते हैं V²/R से, सॉरी P से। ठीक है, एमीटर दे दिया, एमीटर 3-4 एमीटर हैं। When all bulb are glow, the current of 3 ampere recorded by emitter A। सिंपल, यदि ये तीनों बल्ब जल रहे हैं, तीनों बल्ब जल रहे हैं, और तीनों बल्ब ध्यान से सुनिएगा पैरेलल में है। किसमें है? पैरेलल में। तो पैरेलल में है और तीनों का रेजिस्टेंस सेम है। यदि यहां से ये 3 एम्पियर का करंट फ्लो करा रहा है तो इसका मतलब है सॉरी, जैसे करंट का डायरेक्शन इधर की तरफ से होगा, ऐसे हायर टू लोअर ऐसे, तो इसमें 3 एम्पियर का करंट रीड होगा। तो यदि 3 एम्पियर का होगा तो इधर से कितना जाएगा? इधर से जाएगा 1 एम्पियर का, इधर से भी जाएगा 1 एम्पियर का, और इधर से भी जाएगा 1 एम्पियर का। तीनों अलग अलग, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है इसलिए करंट सेम फ्लो करेगा, और पैरेलल में भी है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के सबके बीच में सेम होगा। ठीक है, पहला सवाल पूछा गया है, व्हाट हैपेंड टू द ग्लो ऑफ अदर 2 बल्ब व्हेन B1 इज गेट फ्यूज। B1 फ्यूज हो जाए तो क्या होगा? यदि ये फ्यूज कर जाएगा तो क्या होगा? क्या ये ज्यादा ग्लो करने लगेगा या कम ग्लो करने लगेगा? अब समझिए, यदि ये फ्यूज कर गया तो इसका मतलब है कि इधर करंट नहीं जाएगा, तो 3 एम्पियर का करंट जो है वो अब दोनों भाग में बटेगा। किसमें बटेगा? दोनों अलग अलग भाग में बटेगा। लेकिन बल्ब पैरेलल है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो अभी भी उतना ही मिल रहा है। कितना मिल रहा है? अभी भी उतना ही मिल रहा है, रेजिस्टेंस सेम है। तो पावर बराबर हम क्या लिखते हैं? पावर बराबर लिख सकते हैं V²/R, और R सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो ग्लो अभी भी वही का वही रहेगा। एक और बात ध्यान से सुनिए, सर्किट में हम हर जगह पे पैरेलल में लगाते हैं, इसीलिए क्योंकि एक फ्यूज हो जाए तो दूसरे में कोई असर ना पड़े, तो पैरेलल में लगाने से ग्लो का इफेक्ट नहीं आता। दूसरा उन्होंने क्या कहा, व्हाट हैपेंड द रीडिंग ऑफ A1, A2, A3 एंड A व्हेन द बल्ब B2 गेट फ्यूज। यदि आप B2 को देखें और इसको फ्यूज कर दें तो पहला नंबर की इसका एमीटर का रीडिंग 0, कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये बल्ब ही फ्यूज हो गया तो इधर से करंट ही नहीं जाएगा। क्या नहीं जाएगा? करंट ही नहीं जाएगा। अब सोचिए, और यहां से 1 एम्पियर जा रहा था, यहां से 1 एम्पियर जा रहा था, यहां से 1 एम्पियर जा रहा था। अब रीडिंग ऑफ एमीटर A1 क्या हो जाएगा? A1 का रीडिंग क्या हो जाएगा? A2 का रीडिंग क्या हो जाएगा? और A3 का रीडिंग क्या हो जाएगा? और A का रीडिंग अब क्या होगा? यदि B1 B2 फ्यूज कर जाए तो ध्यान से सोचना बात कि तीनों जब ग्लो कर रहा था, तो 3 एम्पियर का ये रीड कर रहा था। इसका मतलब यहां से 1 एम्पियर, यहां से 1 एम्पियर, यहां से 1 एम्पियर जा रहा है। यदि ये वाला फ्यूज कर जाए
तो ये कितना रीड करेगा, 2 एम्पियर। कितना रीड करेगा, 2 एम्पियर, क्योंकि 1 एम्पियर तो इधर से अब जा नहीं रहा है, तो अब रीड करेगा ये 2 एम्पियर। तो ये कितना करेगा, ये करेगा 1 एम्पियर अभी भी और 1 एम्पियर अभी भी, ठीक है, बट इसमें कोई एम्पियर करंट रीड नहीं करेगा, ठीक है। सो A1 का रीडिंग क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर, A2 का रीडिंग क्या हो जाएगा, 0, A3 का रीडिंग क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर, और A का रीडिंग कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। डन। तीसरा सवाल करा है, हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड व्हेन द सर्किट इन द सर्किट व्हेन ऑल 3 बल्ब आर ग्लो टुगेदर। पावर कितना होगा, पावर कैसे निकालते हैं, पावर निकालते हैं V²/R से। थोड़ा स्पेस नहीं है, आगे देख लेता हूं। कहां चला गया, हाँ, क्या निकालना है, हाउ मच पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, हाउ मच पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, हाउ मच पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट व्हेन ऑल द बल्ब आर ग्लो टुगेदर। अब इसका मतलब सीधा साफ है, कितना पावर डिसिपेटेड होता है, तो पावर बराबर क्या फॉर्मूला होता है, पावर बराबर होता है V²/R, V²/R। तो V² आपको दिया हुआ है 4.5 वोल्ट, ठीक है। यदि आपको 4.5 वोल्ट दिया है, ध्यान से सुनना, तो यहां का भी पोटेंशियल डिफरेंस 4.5 वोल्ट, और करंट जा रहा है कितना, 1 एम्पियर का। यदि सब कुछ जल रहा है तो यहां से कितना जा रहा है करंट, 1 एम्पियर का करंट जा रहा है, और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 4.5। डन। तो सोचिए V बराबर फॉर्मूला होता है I इंटू R, ठीक है, I इंटू R। तो R बराबर क्या होगा, R बराबर होगा V/I, ठीक है। तो यही चीज यहां पे दिया है कि आपको सबसे पहले क्या निकालना है, आपको निकालना है इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, इसका इक्विवेलेंट, इसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, V²/R कर देंगे। कैसे निकलता है, इधर देखिए, सॉल्यूशन हम आपके लिए बना करके रखे हैं, सॉल्यूशन हम आपके लिए बना करके रखे हैं, इधर देखिए, इधर आ जाइए, देखिए V/I, सबका सबका जो सबका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, 1.5। अब सोचिए, यदि 1.5 है तो सब पैरेलल में है, तीनों बल्ब पैरेलल में है, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, आर इक्विवेलेंट आ रहा है 4.5, और करंट कितना फ्लो कर रहा है, इतना। यदि इतना करंट फ्लो कर रहा है तो ध्यान से देखिए क्या पावर निकलता है, पावर होता है V²/R इक्विवेलेंट। V² कितना है, 4.5 का स्क्वायर, और R इक्विवेलेंट है 1.5, सो दिस इज इक्वल टू इतना वाट। इतना पावर डिसिपेटेड होगा। पावर डिसिपेटेड करने के लिए क्या निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, और आर इक्विवेलेंट निकाल करके आर इक्विवेलेंट निकाल करके V²/R से क्या कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। तो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। और नेक्स्ट हम आते हैं, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। क्या बोलता है, ड्रॉ ए एप्रोप्रिएट schematic diagram showing the common domestic circuit and discuss the importance of fuse, why the burn out fuse should be replaced by another fuse of identical rating। सबसे पहले डायग्राम है, तो डायग्राम आपको दिया हुआ है, ऐसे आपको बनाना है, इस तरह का डायग्राम होता है, ठीक है। ये रटने का बात है, क्या क्या चीज होता है डायग्राम में, उसके बारे में आपको लिखना है। कितने तरह के वायर होते हैं, अर्थिंग वायर होता है जो अर्थ से कनेक्टेड होता है, लाइव वायर होता है, और न्यूट्रल वायर होता है। लाइव वायर का मतलब होता है उसमें से करंट आ रहा है, ठीक है, और उसके साथ एक और न्यूट्रल वायर होता है, सबका अलग अलग कलर होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी में फ्यूज रहता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्यूज, जिसके बारे में आपसे पूछा भी है कि फ्यूज क्या होता है। फ्यूज जो है हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करते हैं। क्या होता है, यदि ओवरलोडिंग हो जाता है तो ओवरलोडिंग में फ्यूज क्या करता है, अपना जो सर्किट होता है उसको ब्रेक कर देता है, करंट फ्लो होने नहीं देता।
जिससे हमारा जो सर्किट के बाहर अंदर जो घर के अंदर जो सब इंस्ट्रूमेंट हैं वो बच जाते हैं खराब होने से। ठीक है, तो ये स्कीमेटिक डायग्राम है, इसे आपको बनाना है। दूसरा चीज पूछा गया है कि इंपॉर्टेंट ऑफ फ्यूज का है। इंपॉर्टेंट ऑफ फ्यूज यही है कि सबसे पहला नंबर ध्यान से देखिए क्या है, ए फ्यूज इज अ सर्किट प्रिवेंट द डैमेज टू अप्लायंसेस एंड द सर्किट ड्यू टू ओवरलोडिंग। जो भी हम सर्किट डायग्राम बना रहे हैं या जो भी हम बनाते हैं वो उसमें हमको फ्यूज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जहां पे हम फ्यूज लगाते हैं, फ्यूज देखिए सब सर्किट के इलेक्ट्रिक मीटर के भी पहले लगता है, ये बात ध्यान से सुनिए। इसके बाद तो यहां से डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक मीटर से भी पहले फ्यूज लगता है। अच्छा, कहीं कहीं घर में भी देखेंगे, घर के अंदर एक फ्यूज लगा रहता है, घर के अंदर भी फ्यूज लगा रहता है, डबल सेफ्टी का काम करता है वो। कभी कभी ऐसा हुआ कि वो फ्यूज गल गया, फ्यूज पहले ही से गल गया, और या कोई ऐसा काम करता है कि जिसका फ्यूज का जो वायर होता है वो थोड़ा मोटा बना देते हैं, तो फ्यूज गल नहीं पाता, ओवरलोडिंग पार कर जाता है करंट को। ओवरलोडिंग की वजह से जब करंट पार कर जाता है तो घर के अंदर के सर्किट में जो फ्यूज लगा के रखते हैं वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो फ्यूज जरूरी है, बट मेन फ्यूज जो होता है, आजकल तो फ्यूज नहीं लगाते, आजकल एमसीबी लगाते हैं, और भी अभी एडवांस टेक्नोलॉजी बढ़ते चला जा रहा है, जैसे ही होगा एमसीबी गिर जाता है तो फ्यूज लगाते हैं। पहले फ्यूज लगाते थे, अब तो फ्यूज भी नहीं लगाते, अब एमसीबी लगाते हैं, एमसीबी ऑटोमेटिकली गिर जाता है। एमसीबी खराब हो गया तो उसके लिए एक और चीज, उसके आगे भी एक और चीज लगा करके रखते हैं कि वो इंडिकेट करे, उसके बाद वो चीज हो जाए। तो फ्यूज क्या करता है, प्रिवेंट करता है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज करते हैं अंदर में, घर के अंदर डोमेस्टिक सर्किट में, उसको प्रिवेंट करता है डैमेज होने से, डैमेज होने से प्रिवेंट करता है अप्लायंसेस को, ओवरलोडिंग। Otherwise, the appliances of the circuit may be damaged when the current in the circuit exceed the value of fuse rating. जो फ्यूज का रेटिंग है उससे यदि बढ़ जाता है तो क्या करता है, डैमेज कर देता है। एंड द फ्यूज वायर बर्न ड्यू टू द ओवरलोडिंग, दिस कॉज द गैप ऑफ द सर्किट एंड द करंट स्टॉप द फ्लोइंग इनटू द सर्किट। मतलब कि जो ओवरलोडिंग की वजह से वो जो फ्यूज था वो उसका वायर ब्रेक कर जाता है, वो गैप जनरेट कर देता है, जिससे करंट यहां से वहां पास नहीं कर पाता, जिससे हमारा अप्लायंसेस क्या हो जाता है, डैमेज होने से बच जाता है। अब दूसरा सवाल आपसे पूछा गया है कि क्यों सेम रिप्लेस करते हैं बाय सेम आइडेंटिकल रेटिंग, क्योंकि आइडेंटिकल रेटिंग से करने का कारण क्या है, दिस इज डन ड्यू टू द रीजन दैट द सर्किट और द अप्लायंसेस टू बी कनेक्टेड इन द सर्किट कंटिन्यूइंग फंक्शन विदाउट एनी डैमेज ऑफ द फ्यूचर। मतलब कि वही चीज हम यूज करते हैं कि हमारा अप्लायंसेस सेम फंक्शन पे काम करे, इसलिए हम फ्यूज को सेम रेटिंग वाला लगाते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसी का एक शायद और करके क्वेश्चन है एक जो हम देख रहे हैं, ठीक है, तो उसको देखते हैं। आ जाइए, पहला सवाल, क्या सवाल कह रहा है कि नेम द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। एक चीज इसमें आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा मैं, शायद आप पढ़े हो या ना पढ़े हो तो बेहतर बात है। करंट मेजर करता है, हम सब कुछ जानते हैं, करंट मेजर करता है, और लिखना यही है, करंट मेजर करता है कौन, एमीटर। कौन मेजर करता है, एमीटर मेजर करता है। तो जब भी आपको आए कि क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट कौन मेजर करता है, इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है एमीटर। ठीक है, बट आपको अभी के बाद एक्स्ट्रा पार्ट जो मैं बता रहा हूं उसको केवल सुनिएगा। वास्तविकता में एक्चुअली जो करंट जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है एसी करंट और एक होता है डीसी करंट। एसी का मतलब होता है जिसका फेज चेंज करता है हर एक साइकिल के बाद, ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी होता है उसका। डीसी करंट में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता, डीसी का कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता, एसी करंट में फ्रीक्वेंसी होता है। जैसे हम पढ़ते हैं, जहां पे आप इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट देखेंगे उसमें लिखा हुआ रहता है 50 हर्ट्ज, 220 वोल्ट, 230 वोल्ट, 240 वोल्ट। हाँ, इंडिया में यही सब होता है, 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी होता है, यूएसए में 60 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी होता है। मतलब 50 हर्ट्ज का मतलब होता है करंट 100 टाइम्स जीरो होता है एक सेकेंड में, इसको 50 हर्ट्ज का मतलब ये होता है। तो जो एसी करंट होता है उसको हम मेजर करते हैं एक्चुअल में हॉट वायर एमीटर से। ठीक है, तो जो हमको यहां पे पढ़ना है करंट, वो पढ़ना, हम जो पढ़ रहे हैं एमीटर, वो डीसी करंट के बारे में पूछ रहा है, बट वो पूछते नहीं ये बात कि डीसी है कि एसी है,
तो वो डीसी करंट जो फ्लो करता है उसको हम एमीटर से मेजर करते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो हमारा करंट है, जो हम एसी करंट के बारे में बात करते हैं, वो हम हॉट वायर एमीटर से मेजर करते हैं। और उसी तरह से वोल्ट मीटर भी होता है, वोल्ट मीटर से हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है हॉट वायर पोटेंशियोमीटर या ठीक है। तो ये जो हम मेजर कर रहे हैं वो इसलिए मेजर कर रहे हैं, तो वोल्ट मीटर से हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये बात भी हम जानते हैं। और दूसरा सवाल पूछा गया है कि ये सिंबल क्या है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल है और ये की का सिंबल है, ठीक है। ये किसका सिंबल है, वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल है और ये की का सिंबल है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, एन इलेक्ट्रिक सर्किट consisting of 0.5 meter long nichrome wire XY and the emitter of the voltmeter of the 4 cell of 1.5 volt each of the plug key was set up. Key was set up. पूछा गया है, draw the electrical circuit diagram to study the relation between the potential difference mentioned between the point X and Y and the electric current flowing through the XY. पहला नंबर, सर्किट कैसे डायग्राम करेंगे। आप देखिए, आपके लिए मैंने एक सर्किट बनाया है और उसको ध्यान से देखना है। कैसे सर्किट बनाया गया है उसको देखिए, इधर देखिए, ये आपका सर्किट डायग्राम है। कितना है, देखिए 1.5 का 4 सेल लगा हुआ है। कितना लगा हुआ है, 4 सेल लगा हुआ है। और एक की है, एक एमीटर है, एक वोल्ट मीटर है और ये XY नाइक्रोम का वायर है जो 0.5 मीटर का है। आपको इस तरह का सर्किट बनाना है, ठीक है। ऐसे ही ध्यान से 4 सेल लगे हुए होने चाहिए 1.5 वोल्ट का, उसके साथ एक की लगा हुआ होना चाहिए, एक एमीटर लगा हुआ होना चाहिए। एमीटर हम सीरीज में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर हम पैरेलल में जोड़ते हैं सर्किट में, ठीक है। तो ये वोल्ट मीटर दिखा रहा है कि इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, एमीटर ये दिखाई देगा कि यहां से करंट कितना पास कर रहा है और ये वोल्ट है, ठीक है। तो ये सवाल का डायग्राम हो गया, ठीक है। अब आप देखिए नेक्स्ट सवाल क्या पूछता है, पूछा गया है कि फॉलोइंग ग्राफ वाज प्लॉटेड बिटवीन V and I, वैल्यू ऑफ यूजिंग above the circuit, what would be the value of V by I ratio when the potential difference is 0.8 volt, 1.2 volt and 1.6 volt। अब इस सवाल को थोड़ा सा समझते हैं। ये थोड़ा अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा नहीं बट थोड़ा अच्छा सवाल है। डन। तो जो V by I रेशियो होता है, एक्चुअल में V by I रेशियो जो है वो हमको निकालने के लिए बोला गया है। एक्चुअल में जो हम अभी हमको जो पढ़ना है वो ओहमिक मटेरियल का ग्राफ पढ़ना है। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है विद पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ठीक है। तो इसका स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। और V बाई आई का जो स्लोप है वो हमेशा कांस्टेंट है, मतलब किसी भी वैल्यू पे V बाई आई का वैल्यू सेम होगा, चाहे वो 0.8 हो, 0.1.2 हो या 1.6 हो। अब आपको चेक करना है कि किस पॉइंट पे ये मैच करता है। तो मैंने देखा है कि ये 1 पे आकर के, यदि हम 1 के सीधा ऐसे ले जाएं और इसको ऐसे ले जाएं तो ये 0.4 पे मैच करता है, ठीक है। कहां पे मैच करता है, 0.4 पे। तो जो स्लोप निकालेंगे हम, वो स्लोप ध्यान से सोचिएगा, तो स्लोप बराबर होता है tan थीटा। ये हम क्लास में डिस्कस करते हैं, बताते भी हैं। यदि आपको नहीं पता है, यदि आप स्मार्ट क्लासेस में नहीं पढ़ते हैं तो आपके लिए बेहतर है, ये बात आपको समझाने के लिए हम आपको बता रहा हूं कि स्लोप जो होता है वो tan थीटा का वैल्यू देता है। और tan थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर ये है और बेस हमारा ये है। परपेंडिकुलर हो गया 1 और बेस हो गया 0.4 एंड दिस इज इक्वल टू 10/4 एंड दिस इज इक्वल टू 5/2। सो ये जो V बाई आई का रेशियो आ रहा है, हमारा V बाई आई का जो रेशियो आ रहा है वो हमारा आ रहा है 5/2 और वो किसी भी वैल्यू पे सेम होगा। क्यों, क्योंकि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है विथ कांस्टेंट स्लोप और V बाई आई जो है वो हमेशा कांस्टेंट ही दे रहा है। तो आप ये 0.8 पे लिखें या 1.2 पे लिखें या 1.6 पे लिखें, सब पे क्या होगा, सब पे वैल्यू सेम होगा। कितना, 5/2, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। आ जाइए चर्चा करते हैं। अब ये किस सवाल पूछा गया, ध्यान से देखिए, 39 नंबर, शायद में भी ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। अब देखते हैं आगे है या क्वेश्चन नहीं, मैंने जो पीपीटी बनाया उसमें। तो जो 39 क्वेश्चन बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, मेनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ लेंसेज, they are combined to increase the magnification of and the sharpness of image,
द नेट पावर ऑफ द लेंसेज प्लेस इन कॉन्टेक्ट गिवन बाय द अलजेब्रिक सम ऑफ द पावर ऑफ इंडिविजुअल लेंसेज। ये मैं क्लास में पढ़ाता हूं, P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं। पहला सवाल पूछा गया है कि व्हाट इज द नेचर on combination of power of lenses of +4 diopter and the concave lens of the power of 2 diopter। तो सोचिए यदि हम P लिखें तो P बराबर क्या लिखेंगे, P1 प्लस P2, मतलब P1 बराबर 4 डायोप्टर और P2 बराबर -2 डायोप्टर, तो कितना आएगा +2 डायोप्टर। मतलब जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज जो है जो पहले वाले का वो आएगा कितना 2 डायोप्टर। फिर तीसरा पूछ रहा है कि यदि पावर ऑफ लेंस जो है कैलकुलेट द फोकस ऑफ लेंस, द पावर ऑफ लेंस इज 2.5 डायोप्टर। तो पावर बराबर क्या लिखते हैं, पावर बराबर फॉर्मूला लिखते हैं 1/f एंड दिस इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज f इज इक्वल टू लिखेंगे 1/p। सो ये आ जाएगा कितना 1/2.5 इंटू 2.5। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना 1000, ये आ जाएगा 10, सो आ जाएगा 2/5 इंटू 100 एंड दिस इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, और ये माइनस में आएगा। ठीक है, अब देखिए इसका सॉल्यूशन मैंने आपके लिए बना करके रखा है। ठीक है, ये देखिए इधर, इधर आइए देखिए क्या है, दोनों का पावर दे दिया +2 डायोप्टर। ठीक है, +2 डायोप्टर +2 डायोप्टर, डन। फिर पूछा गया है पावर दिया है आपको, फोकल लेंथ बताइए, क्या बताए 40 सेंटीमीटर। पावर बराबर क्या होता है, पावर बराबर होता है 1/f, तो f बराबर क्या होगा 1/p और 1/2.5 एंड दिस इज इन मीटर, दिस इनटू 100 एंड दिस इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। बट ये माइनस में है इसलिए ये माइनस में आएगा फोकल लेंथ। तीसरा सवाल इसके साथ एक और क्या कहते हैं वो ध्यान से थोड़ा देखने वाली सवाल है। क्या सवाल है, ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द नेचर एंड द पोजीशन ऑफ इमेज formed by the convex lens, focal length 10 centimeter and object placed at the distance of 20 centimeter from front of its optical center। ठीक है, बहुत अच्छा। आ जाइए देखिए क्या सवाल कहता है। सवाल ये कहता है कि ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। क्या लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। अब ये तो ये यहां पे डायग्राम बनाया गया, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। कॉन्वेक्स लेंस का जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है और इसका फोकल लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये देख लीजिए, देखिए लिखा हुआ है ये बात। आ जाइए दिखाता हूं दोबारा से आपको क्वेश्चन। ये देखिए क्या दिया है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो यदि आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है, तो कहां पे इमेज बनेगा, कहां पे इमेज बनेगा, देखिए इधर आइए देखिए सी। यू आपको कितना दिया है, यू आपको दिया है 20 सेंटीमीटर, एफ आपको दिया है 10 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला लगा देंगे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f एंड दिस इज इक्वल टू 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u एंड 1/f इज 1/10 माइनस प्लस 1/-20। तो कितना होगा, ये एलसीएम आ जाएगा 20 एंड दिस इज इक्वल टू 2 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 1/20। सो v बराबर कितना आएगा, v बराबर आएगा 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपका इमेज बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, इमेज बन रहा है 20 सेंटीमीटर पे। कहाँ पे 20 सेंटीमीटर पे आपको इमेज बन रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या दिया है। और आ जाइए, और में एक सवाल है, आगे तो कोई सवाल नहीं है, आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। और में एक सवाल क्या है, और में सी का और में, यदि पिछला वाला सवाल आप नहीं बनाते हैं तो इसको बना सकते हैं। क्या बोला गया, हाउ इज वर्टिकल virtual image formed by the convex lens different from that formed by a concave lens under the condition do a convex or concave lens from the virtual image। सिंपल सवाल है, क्या आंसर है,
वर्चुअल इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंस इज मैग्निफाइड, लार्ज होता है, क्या होता है, लार्ज होता है, इरेक्ट होता है, while virtual image formed by the concave lens is diminished and erect. For convex lens, when object is placed between the optical center and the focus, image formed virtual, erect and magnified. और उसी तरह से concave lens में when object is placed where in the front of convex lens, image formed virtual, erect and diminished. ये बेसिक बात है, वो आपको समझना है, याद कर रखना है, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंस बताना है कि क्या होता है, कहाँ पे कैसे ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो ठीक है। तो पहला नंबर आपको, ये आज का ये लास्ट था ये पेपर डिस्कशन का क्वेश्चन। मैं आपको एक ध्यान से बात बता रहा हूं, थोड़ा धैर्य से सुनिएगा। अभी आपके पास जितना भी टाइम बचा है बोर्ड के लिए, उसमें ध्यान से और धैर्य से प्रिपरेशन करना है, ठीक है। आपके पास अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है, ठीक। तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए, राइटिंग कीजिए, कितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, न्यूमेरिकल का सॉल्व कीजिए, और ध्यान रखिए कि आप क्वेश्चन को सिस्टमेटिक वे में सॉल्व करें, ठीक है। तो इस बात के साथ हम आज चर्चा बंद करते हैं, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से एग्जाम दीजिए और एकदम फोड़ के आइएगा पेपर, ठीक है। गुड लक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।